जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट नंबर आपका 93 देखने वाले हैं और यह टेस्ट आपको 6/12/2024 को हुआ है। यदि टेस्ट 93 से पहले आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन रहता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और सभी एग्जाम के लिए आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पहला, बोल रहा है कि निम्न कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि 8 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 जो कि मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी, जो कि दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट है। कि इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी, जो कि यह कथन आपका गलत है। याद रखना है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की स्थापना आपको कहेगा तो वर्ष 1991 आपका राइट हो जाएगा, वर्ष 1991 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पूछ रहा है कौन सा कथन सही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला है जो कि आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो यह आपका दोस्तों बाकू अजरबैजान में। याद रखना है, बाकू अजरबैजान में हुआ है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 में, बाकू अजरबैजान में, जो कि दोस्तों COP29 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ब्रिक्स समूह में दोस्तों शामिल होने से इनकार आपको अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है, अर्जेंटीना के द्वारा। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की स्थान क्या है। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में तो भारत के स्थान दोस्तों 42वां हो जाएगा। भारत के स्थान याद रखना है 42वां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर जो कि सब इंस्पेक्टर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। या दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, याद रखना है मानवी मधु कश्यप हो जाएगा, मानवी मधु कश्यप, जो कि दोस्तों पहली दरोगा बनने वाली है ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा आपका यहाँ पे सही है। तो सूची 1 और सूची 2 आपको दिया हुआ है। पहला है कि पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व आपका केरल बन चुका है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि झूमर नृत्य का प्रदर्शन करने वाला झारखंड, नहीं दोस्तों झारखंड नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा। याद रखना है, झूमर नृत्य का प्रदर्शन करने वाला आपका झारखंड नहीं बल्कि उड़ीसा है। नेक्स्ट है कि सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा दोस्तों करने वाला प्रथम राज्य आपका राजस्थान बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यहाँ पे आपको 10.6% बढ़ने के अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने की लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह दोस्तों आपको 2050 तक भारत सरकार के द्वारा जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है इसको 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य दोस्तों 2050 तक निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए आंध्र प्रदेश में संपन्न हो गया है, उड़ीसा में भी संपन्न हुआ है, तेलंगाना में भी संपन्न हुआ है दोस्तों, और फिर आपका सिक्किम में हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6 याद रखिए। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 करा कि एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। याद रखना है एक्सपोसैट को जो मिशन है इसको PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ये भी कथन आपका सत्य है। कारण कि कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो ना ही पहला और ना ही दूसरा, दोनों कथन क्योंकि आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोला कि भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुआ था। तो बताइए दोस्तों मानव की उत्पत्ति किस युग में आपको देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों सीनोजोइक में। याद रखना है सीनोजोइक में मानव की उत्पत्ति आपको देखने के लिए मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को पूरे दक्कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। तो यह दोस्तों आपको कालीबंगन से, ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगन से। नेक्स्ट है कि गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र का व्याख्या किस रूप में करता है। तो देखिए जो गीता का प्रथम श्लोक है कुरुक्षेत्र की व्याख्या आपको धर्म क्षेत्र के रूप में करता है, धर्म क्षेत्र। नेक्स्ट है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है।
जिसमें दोस्तों पहला कथन यहाँ पे दे रहा है कि अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। तो बताइए दोस्तों कि आपका यह कथन सही कह रहा है कि आपका कथन गलत कह रहा है। तो देखिए दोस्तों यह कथन आपका गलत है, जो अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, यह कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। इसका तीसरा दोस्तों आपको बोल रहा है कथन कि महासंघिकों के द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। ये भी कथन आपका सत्य है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी 2 और 3, जो कि कथन सत्य था। नेक्स्ट है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस वंश के शासकों को रुहमा कहा था। तो रुहमा जो बताइए दोस्तों किस वंश के शासकों के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों पाल वंश, यानी कि ऑप्शन देखिए बी में दे रहा है, बी में दे रहा है ऑप्शन पाल वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन दोस्तों 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है। जिसमें पहला है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध 1192, नहीं दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध आपको 1191 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका पहला गलत है। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध, देखिए पानीपत का दोस्तों जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में, न कि 1576 में। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध कहेगा तो आपको 1192 हो जाता। नेक्स्ट है दोस्तों कि चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चंदावर का युद्ध आपको 1194 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना किया है। तो दोस्तों अमीर खुसरो का द्वारा, याद रखना है खजाइन उल फतूह आपको अमीर खुसरो की यह पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 18, बोला कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो यह दोस्तों सुहारवर्दी संप्रदाय, ध्यान रखना है। शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे या दोस्तों सुहारवर्दी संप्रदाय आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था। तो यहाँ पे दोस्तों तानसेन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने सम्राट मोहम्मद शाह से खालसा भूमि पर हजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत यानी निवेदन की थी। तो यह दोस्तों निवेदन आपको ख्वाजा मीर दर्द के द्वारा किया गया था, ख्वाजा मीर दर्द के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21, बोल रहा है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। देखिए जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में देखने के लिए मिला था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि इलाहाबाद की संधि, ध्यान देना है कि इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है इलाहाबाद की संधि के बारे में। जिसमें पहला कथन है कि दोस्तों इस पर 1765 में हस्ताक्षर किया गया था। देखिए दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि हुआ था, 2 संधि हुआ था, पहला 12 अगस्त 1765 और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को, जो कि दोस्तों पहला कथन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त किया था। ये भी कथन सही है। जो इलाहाबाद के प्रथम संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 के, उसी के तहत दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था। देखिए दोस्तों गलत बात है, यहाँ पे 50 लाख के भुगतान पर अवध जो कि नवाब को लौटाया नहीं गया था, यहाँ गलत कथन कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हमको लोग को गलत कथन को ही चुनना था। बाकी याद रखना कि बनारस तथा आसपास के क्षेत्र में अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बोला कि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है। ध्यान देना है, सबसे पहले तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सहायक संधि दोस्तों किसने स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। सहायक संधि के जन्मदाता कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड बेलेजली। जिसमें यहाँ पर कथन को देखते हैं, पहला कथन है कि दूसरों के खर्च पर एक विशाल सेना बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी कथन सही था। फिर एक कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, नहीं यह दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 आपका सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बोला कि बारदोली सत्याग्रह का किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो देखिए दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए दोस्तों तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। और सरदार की उपाधि दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही जो बारदोली के महिला थे उनके द्वारा महात्मा गांधी के सिफारिश में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है कि मध्य भारत में
सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का जो उद्देश्य था, चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ था? कौन सा दोस्तों बताइए विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ था? फ्री हिंदुस्तान दोस्तों, जो ऑप्शन सी ध्यान देना है, ऑप्शन जो सी दे रहा है फ्री हिंदुस्तान, ऐसे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी युगांतर। ध्यान देना है, युगांतर आपका हो जाएगा। जो पत्रिका था आपको दोस्तों आपका भारत में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना जो फ्री हिंदुस्तान है और इंडियन सोशलिस्ट है और तलवार है, यह सभी दोस्तों आपको विदेश में पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। और फ्री हिंदुस्तान की बात की जाए दोस्तों तो आपको अमेरिका में, ध्यान रखना है फ्री हिंदुस्तान अमेरिका में हो जाएंगे, जो कि तारकनाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि वर्ष 1938 में हरिहरपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। तो सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों कि क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग को विचार को शुरू किया था, इसलिए। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन को इसलिए डिस्कशन कराया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को कमेंट में था कि क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन भी कराइए, लेकिन दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता था, जिस कारण क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कराते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि हाँ इसको डिस्कशन देना जरूरी है तो हम उसका डिस्कशन करवा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों को आक्रोश पनपा था? देखिए जॉर्ज जो तृतीय थे, इनका दोस्तों एक नीति था जो कि काफी प्रचलित था। उस नीति का नाम था दोस्तों कि व्यक्तिगत शासन की नीति। ध्यान देना है, व्यक्तिगत शासन की नीति, और इसी के कारण दोस्तों उपनिवेशों में आक्रोश पनपा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूरोप पर मित्र देशों के आक्रमण का कोड क्या था? तो देखिए जो यूरोप पर मित्र देश दोस्तों जो आक्रमण कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो कोड निर्धारित किया गया था, उस कोड को दोस्तों ऑपरेशन ओवरलॉर्ड था। ध्यान रखना है, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? करदांग मठ दोस्तों, देखिए करदांग मठ की बात की जाए तो दोस्तों अब सबसे पहले याद रखना है क्या है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है जो करदांग मठ है, और यह आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एक तरफ मूर्ति और एक तरफ दोस्तों संबंधित उसका तथ्य है, और इसको यहाँ पे पुट का प्रयोग करके आंसर देना है। पहला है दोस्तों कि अभय मुद्रा की मूर्ति जो कि सुल्तानगंज में है, याद रखना है। और वराह प्रतिमा दोस्तों जो कि उदयगिरी में है। अमरावती मूर्ति आपको सातवाहन समाज से संबंधित है। और नटराज शिव का दोस्तों जो कि बादामी गुफा में है, याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो संतूर वादक दोस्तों इसमें से हो जाएंगे आपको शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रचनात्मक या अपसारी प्लेट के विस्तार के कारण किस महासागर का विस्तार हो रहा है? दोस्तों जो आपको अटलांटिक महासागर है दोस्तों, इसका भी विस्तार हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधा, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवों को जीवाश्म हो सकते हैं जो कि दोस्तों कभी उन पर रहते थे? तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, औषधि चट्टान में। ध्यान रखना है, औषधि चट्टान में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 बोला कि बड़े आकार के क्रेटर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों जो बड़े आकार के क्रेटर होते हैं उनको काल्डेरा के नाम से, ध्यान देना है, काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विंसन मैसिव पर्वत यानी कि दोस्तों माउंट विंसन इनमें से किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो मैसिव पर्वत है स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? तब विश्व के सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र दोस्तों आपको कैस्पियन सागर हो जाएगा, कैस्पियन सागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि एल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एल नीनो के संबंध में दोस्तों जो ऑप्शन डी दे रहा है कि यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना, जो कि दोस्तों यह आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 39 कि निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन में नहीं है? तो गहन निर्वाह कृषि दोस्तों प्रचलन में आपका कहाँ में नहीं है? तो कनाडा में नहीं है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है भारत में आपका है, जापान में भी है और इंडोनेशिया में भी है। नेक्स्ट है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों जो कि प्रचलित क्वेश्चन आपका है ताशकंद हो जाएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर तुर्की का राजधानी दोस्तों याद रखना है अंकारा हो जाएगा, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है?
तो दक्षिण अमेरिका का दोस्तों जो 2 देश आपके स्थल अवरुद्ध है वो दोस्तों पराग्वे और बोल्विया। पराग्वे और बोल्विया आपका स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है। तो कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों पूर्वांचल में स्थित है, तो देखिए यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया दोस्तों, जो कि ऑप्शन 42 का देखिए बी में दे रहा है, ये भी आपको दोस्तों पूर्वांचल में ही आ जाएगा। फिर मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, ये भी दोस्तों पूर्वांचल में स्थित है। अनाई मुडी डोडा बेटा नहीं दोस्तों पूर्वांचल में नहीं है। सेवरा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको ए भी हो जाएगा और ऑप्शन आपका दोस्तों सी भी हो जाएगा, क्योंकि खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है दोस्तों आपको मेघालय में, तो जो भी पूर्वांचल में वो भी आ जाएगा। मिजो पहाड़ी दोस्तों मिजोरम में है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन से अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो भ्रंश घाटी के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो आपका दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी जो कि भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो सूर्यधार झील दोस्तों आपको उत्तराखंड में, ध्यान रखना है सूर्यधार झील कहाँ में है, तो उत्तराखंड में। भारत में महावट क्या है, बताइए महावट क्या है दोस्तों भारत में। तो महावट दोस्तों जो सर्दी के मौसम के दौरान जो चक्रवर्ती वर्षा होता है ना, उसी को महावट कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है कि सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा। शिक्षा कि भारत के आंध्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों पहला कथन है कि जो हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो पाए जाते हैं, लेकिन गलत चूज करना है हम लोग को। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए, हाँ देखिए दोस्तों यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन दोस्तों 47 है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो 2 यानी कि दोस्तों नेशनल वाटर हो जाएगा आपको 2, या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र को याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को। नेक्स्ट है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को, 22 मई को दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों कर्नाटक में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है, बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस दोस्तों आपको असम में हो जाएगा। पेरियार जो कि केरल में हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा में, अच्छा यहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों, सिमलीपाल आपको मध्य प्रदेश दे रहा है, जो ही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी याद रखना जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है, और सिमलीपाल पूछेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो आपदा के बाद दोस्तों जो आपको यहाँ उपाय हो जाएगा ऑप्शन सी पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण याद रखिएगा आपदा के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन और दोस्तों 51 क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1935 में भारतीय संविधान के द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। तो किस अधिनियम को दोस्तों प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थे। तो भारतीय संविधान सभा के दोस्तों जो इसमें से सदस्य थे वह दोस्तों आपको अम्मू स्वामीनाथन, ध्यान देना है अम्मू स्वामीनाथन, जो कि आपको ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों कमला नेहरू जो कि प्रचलित व्यक्ति है, इनके द्वारा एक चलाया गया था आंदोलन जिसका कर ना दो लगान ना दो, यही आंदोलन चलाया गया था कमला नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्रीय में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों संघवाद, संघवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह निम्नलिखित में से दोस्तों किससे संबंधित है। तो देखिए जो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है संविधान के द्वारा, तो ये जो संबंधित है दोस्तों जो पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य को, पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 347 में, अनुच्छेद 347 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आपको हाई कोर्ट रिट जारी करता है। दोस्तों जो रिट जारी किया जाता है और दोस्तों दोनों के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है, इनके गठन का आरोही क्रमानुसार दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो 57 के दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2 कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है
राज्य जो दिया गया ऑप्शन में हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। तो सभी राज्य को दोस्तों हम यहाँ पे स्थापना दिवस बताएंगे, वो याद रखना है। हरियाणा, तो हरियाणा राज्य दोस्तों जो कि 17वां राज्य के रूप में 1966 में अस्तित्व में आया था, 1966 में। फिर आपका दोस्तों सिक्किम हो जाएगा, तो सिक्किम को याद रखना है, जो कि आपका सिक्किम की बात की जाए तो यह केवां राज्य बना था दोस्तों सिक्किम, तो 22वां राज्य, जो कि 1975 में स्थापना हुआ था। 36वां संविधान संशोधन के तहत आपको दोस्तों भारत में मिलाया गया था। सिक्किम को याद रखना है 1975 में। हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। फिर नागालैंड, तो नागालैंड दोस्तों 16वां राज्य बना था, जो कि 1963 में। और मेघालय की बात की जाए दोस्तों, तो मेघालय के बताइए, तो मेघालय 21वां राज्य के रूप में 1972 में अस्तित्व में आया था, 1972 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। नागरिकता का अधिकार, जो कि दोस्तों नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो आज ही आपको जो एग्जाम हुआ है सिविल कोड का, उसमें यह क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ पूछा हुआ है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक यानी कि मूल अधिकार नहीं है। तो उसमें आंसर हो जाता है आपको नागरिकता का अधिकार, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपको यह मूल अधिकार है। टोटल दोस्तों 6 प्रकार के मूल अधिकार है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है कि भारत सरकार के द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा निर्देशित नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों, देखिए ग्राम पंचायतों का संवर्धन, जो कि अनुच्छेद 40 में ये तो आपका है दोस्तों। भवन निर्माण संबंधित उपनियमों का तैयारी, तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी हो जाएगा ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा तैयारी नहीं दोस्तों ये। बाकी यहाँ दोस्तों जो राष्ट्रीय स्मारक है उसको देख रेख के लिए आपका डीपीएस में है, बल्कि दोस्तों भवन निर्माण संबंधित उपनियमों की तैयारी आपका नहीं है। बाकी याद रखना है समान नागरिक संहिता भी दोस्तों आपका है, जो कि अनुच्छेद 44 में है, और मादक पेय का सेवन पर प्रतिषेध जो कि अनुच्छेद 47 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन नंबर 60। बुरा कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। तो यह अधिकार दोस्तों याद रखना है आपको भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पास है जो न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी कि दोस्तों ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से दोस्तों ग्रहण किया गया है, बताइए। तो गणतंत्र की अवधारणा दोस्तों आपको फ्रांस हो जाएगा। गणतंत्र की याद रखना है फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 62 कि भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश हुआ था। तो देखिए जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों जो योजना अवकाश हुआ था वह दोस्तों 1990 से 1992 में है। याद रखना 1990 से 1992 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है। तो मंदी का दोस्तों जो परिणाम है वह याद रखना चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों वह टीकाकरण के साथ, ध्यान देना है, टीकाकरण के साथ जुड़ा हुआ है और यह भारत सरकार की पहल है। नेक्स्ट पाते हैं कि खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेवार है। तो यह दोस्तों आपका FCI हो जाएगा, याद रखना है, फूड कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच अंतर क्या है। तो कुल प्राप्ति और कुल व्यय यानी कि खर्च के बीच दोस्तों बजट में घाटा, बजट में घाटा का अंतर है। नेक्स्ट है कि भौतिक में हम्बल नियतांक क्या है, बताइए। देखिए दोस्तों भौतिक में जो हम्बल नियतांक से संबंधित है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार को व्याख्या करती है। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु का वेग के परिणाम तुल्य होगा। तो वह दोस्तों वस्तु के चाल के तुल्य होगा, याद रखिएगा, वस्तु के चाल के तुल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो आवेग को दोस्तों जो परिभाषित किया जा सकता है वो आपको किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने बल, याद रखना है, कार्य करने वाला बल हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 70 कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है। देखिए बंदूक से निकली गोली, तो बंदूक से निकली गोली दोस्तों बताइए किसका उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, अच्छा कार्यरत कर रहा है, ये भी आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और एक साधारण पेंडुलम की गति, ये भी आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ABC तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों न्यूटन साहब के द्वारा, आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 212 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान दोस्तों सेल्सियस पैमाने में क्या हो जाएगा।
तो इसका मान दोस्तों सेल्सियस पैमाने में आपको 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक संवाहक का तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना का दोस्तों याद रखना है आपको थॉमसन प्रभाव कहते हैं, थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंग है वो आपका दोस्तों ध्रुवन हो जाएगा, ध्रुवन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक क्षार चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ों की ध्रुव शक्ति क्या होगी? तो यह दोस्तों आपको समान होगा, याद रखना है समान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को याद रखना है आपको दोस्तों संक्षेपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि आवर्त किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवर्त सारणी में दोस्तों याद रखना है जब समूह में हम नीचे की ओर जाएंगे तो जो हमारा गुण होता है संयोजकता यानी वैलेंसी दोस्तों यह नहीं बदलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोस्तों कठोर जल हम उसको कह सकते हैं, कठोर जल। नेक्स्ट है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में दोस्तों जो ऑप्शन बी दे रहा है कि हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण भिन्न होते हैं, यह दोस्तों आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 80 बोला कि निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ता से बनी होता है? तो तांबे और जस्ता से बताइए दोस्तों कौन सा मिश्र धातु बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा डी दोस्तों डच धातु। डच धातु तांबा और जस्ता का बना होता है। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है बताइए? तो जीवाणु कोशिका की लंबाई आपको 3 से लेकर 5 नैनोमीटर, 3 से लेकर 5 नैनोमीटर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? तो मृत जीवी यहाँ पे दोस्तों राइजोपस हो जाएगा, राइजोपस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो गलत रूप से दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ब्रायोफाइटा जो कि मॉस, बिल्कुल सही बात है। गुलाब दोस्तों एंजियोस्पर्म की है, ये भी है। ट्रिडोफाइटा साइकस नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। ट्रिडोफाइटा साइकस की नहीं है, बाकी लोग दोस्तों याद रखना है। जिम्नोस्पर्म आपको पाइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाएं अंतःकोश के परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो दोनों के रूप में दोस्तों यहाँ कार्य जो करता है उसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी अंतः प्रदब जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो एक बीज के लिए दोस्तों आप यानी प्रकाश को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 85 का दोस्तों आपका बी हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए आपका दोस्तों यहाँ पे कोड का प्रयोग करना है। तो इसको दोस्तों हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। देखिए स्तंभ ए और स्तंभ बी ध्यान देना है, जिसमें है क्वार्सिकोर। बताइए क्वार्सिकोर का जो है दोस्तों किसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है, क्वार्सिकोर रोग होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी से, याद रखना है, बच्चों में होता है। नेक्स्ट है कि कमजोर हड्डी और मांसपेशियां। तो कमजोर हड्डी और मांसपेशियां में दोस्तों कैल्शियम की कमी होता है। रक्त लापता, जिसमें दोस्तों रक्त लापता में आपको आयरन की कमी हो जाएगा और घेंघा में दोस्तों आयोडीन की कमी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से दोस्तों जो जाना जाता है वह स्कंध रोधी को, याद रखना है, स्कंदन रोधी को। नेक्स्ट है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश में की गई है? का ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा, इन्हीं के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का दोस्तों जो पूर्ण रूप है वह दोस्तों याद रखना है डॉट्स पर इंच है, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 बैकअप क्या होता है बताइए? बैकअप दोस्तों, तो बैकअप आपका एक ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित करना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो ये केंद्रीय श्रम मंत्री जो रहे दोस्तों और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आपका बीबी गिरी, याद रखना है, बीबी गिरी। क्वेश्चन हो जाएगा 92 की बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? क्या दोस्तों पाकिस्तान में, याद रखना है, पाकिस्तान में।
नेक्स्ट है कि डेनमार्क की संसद, तो डेनमार्क की संसद का नाम दोस्तों बताइए, तो फोल्केटिंग हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का नाम आपका फोल्केटिंग, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा निशानेबाजी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता है, तो पहले पूना के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है बताइए, तो या दोस्तों बैडमिंटन को याद रखना है, बैडमिंटन को दोस्तों पहले पूना के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 96 है कि नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो बीच की सीमा रेखा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितने सीटें मिली थी, तब बिहार से जो सीटें मिली थी वो दोस्तों 8 मिली थी, याद रखना है 8 मिली थी, ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं दोस्तों बताइए। देखिए नीतीश कुमार जी रहे दोस्तों, जो कि अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको नीतीश कुमार ही हैं। नेक्स्ट है कि राबड़ी देवी, ये भी रहे दोस्तों, जो कि लालू यादव की पत्नी है। फिर कर्पूरी ठाकुर भी रह चुके हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों रामविलास पासवान, जो कि नहीं रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो बिहार से होकर दोस्तों बताइए कौन सी रेखा यहाँ पे गुजरती है, तो दोस्तों 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बिहार दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन के साथ हम लोग सेट नंबर आपको 93 समाप्त कर चुके हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ की बात किया दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और वहाँ इस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।